यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार आने के बाद जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस झारखंड का जिस हद तक विकास होना चाहिए वह आज तक नहीं हो पाया है। धर्म के आधार पर आरक्षण देकर इस देश के अल्पसंख्यकों को यह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, इनके चाहने के बावजूद धर्म के आधार पर आरक्षण किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। हम लोग हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी इस आधार पर भेदभाव करने वाली पार्टी नहीं है, लेकिन जनता की आंखों में धूल झोंक कर हमने कभी राजनीति नहीं की है। राजनीति यदि हम लोगों ने की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर बराबर राजनीति की है। जहां तक मोदी जी के नेतृत्व की हमारी सरकार का प्रश्न है, विरोधी ही नहीं, हमारे पार्टी का कोई व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाएगा तो उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी। अब भारत अब कोई कमजोर भारत नहीं रहा है। जो चाहे वह भारत को आंख दिखाकर निकल जाए। भारत में बहनों भाइयों अब ताकतवर भारत बन चुका है। और मैं बतलाना चाहता हूं, भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ेगा भारत उसे छोड़ेगा भी नहीं। आज यह भारत के पास ताकत है। जहां तक बोकारो का प्रश्न है, केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बोकारो स्टील के लिए जाना जाता है तो धनबाद या कोयले के लिए जाना जाता है। झारखंड में यह पूरी मान्यता सारे देश में ही नहीं है पर पूरे सारे विश्व में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे धनवान राज्य यदि कोई है तो उसका नाम है झारखंड। लेकिन बहनों भाइयों, यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार आने के बाद जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस झारखंड का जिस हद तक विकास होना चाहिए वह आज तक नहीं हो पाया है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चे के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसीलिए झारखंड बहुल क्षेत्र झारखंड को बनाया था? उनकी यह कल्पना थी कि यहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, बड़ी संख्या में गरीब रहते हैं। यदि अलग राज्य बन जाएगा तो इसका तेजी के साथ विकास होगा। यहां पर बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अर्जुन मुंडा जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रघुवर दास जी हमारे तीनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, झारखंड क्या भारत का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। और झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार बनने के साथ ही भ्रष्टाचार का सिलसिला प्रारंभ हो गया। क्या अटल जी का यही सपना था कि ऐसे भ्रष्ट लोग यहां के शासन की बागडोर संभालेंगे? मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, मुख्यमंत्री के पीएस के पास नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, उनके सहयोगियों के पास नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। बहनों भाइयों, बिना मुख्यमंत्री के बिना मुख्यमंत्री के प्रश्रय के यह किसी भी सूरत में काम नहीं हो सकता। और आज यदि ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने सारे विरोधियों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जहां तक मोदी जी के नेतृत्व की हमारी सरकार का प्रश्न है, विरोधी ही नहीं, हमारे पार्टी का कोई व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाएगा तो उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी। भ्रष्टाचार करने के बाद भी यह ऊल जुलूल आरोप हमारी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। पहली बार अपने जीवन में, मैं भी एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं, पहली बार मैंने सुना किसी राज्य का मुख्यमंत्री 24 घंटे के लिए गायब था। न झारखंड वालों को पता, न देश की जितनी भी हमारी एजेंसी हैं उनको पता। ढूंढा जा रहा था कि झारखंड का मुख्यमंत्री कहां है। आज वह जेल के शिक्षों के पीछे है और कहते हैं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग यह मोदी जी की सरकार कर रही है। बहनों भाइयों, मैं
आपसे पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूं। कांग्रेस के शासनकाल में बराबर भ्रष्टाचारियों को सह दी जाती थी, प्रश्रय दिया जाता था। कहीं हमारे वोट पर उल्टा कोई असर न पड़ जाए, कहीं हम कांग्रेस पार्टी की राजनीति को ये लोग प्रभावित कर दें, इस कारण बराबर प्रश्रय उनको दिया जाता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ईडी, सीबीआई, इतनी बड़ी संस्थाएं बनी हुई थी। कांग्रेस के शासनकाल में इन लोगों ने केवल 32 लाख रुपया केवल जब्त किया था। क्या 2014 के पहले केवल 32 लाख रुपए का ही भ्रष्टाचार हुआ था? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यह कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते थे। या क्यों नहीं हिम्मत करते थे, इसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और आज आप कान को खोलकर सुन लीजिए मेरे बहनों भाइयों, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, ईडी और सीबीआई ने जो कार्रवाई की है, उससे जानकर आपको खुशी होगी। 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त करने का काम किसी ने किया है तो हमारी ईडी सीबीआई ने किया। और इतना ही नहीं, 22,000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। मैं कहता हूं कि 10 वर्षों के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई हो सकती है। 50-52 वर्षों तक कांग्रेस ने हुकूमत की, क्यों नहीं उन लोगों के शासनकाल में कार्रवाई हुई? अनाप शनाप जो मन आता है वह आरोप लगाते हैं। बैंकों की हालत इतनी खराब हो गई थी मेरे बहनों भाइयों, जिस बैंक से आप पैसा लेते हैं, पैसा जमा करते हैं, सारे हिंदुस्तान के बैंक घाटे में चले गए। और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के जितने भी हमारे बैंक हैं 3 लाख करोड़ रुपए के मुनाफे में आ गए हैं मेरे बहनों भाइयों। सरकार ऐसे चलाई जाती है। इन लोगों ने तमाशा बनाकर इस देश को रख दिया था। सारी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद ऊंचा हुआ है। पहले भी मैं विदेशों में जाता रहा हूं। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं कुछ बोलता था या भारत के लोग बोलते थे तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ भारत बोलता है तो बहनों भाइयों आपको खुशी होगी, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। सारी दुनिया में भारत को एक सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। मैं एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, पिछले 2 वर्षों से अधिक का समय हो गया। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, बराबर रूस की तरफ से भी मिसाइलें चल रही हैं, यूक्रेन की तरफ से भी मिसाइल, बम, तोप, गोले, यह सब सारे चल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन में हमारे भारत के हजारों बच्चे, वहां पर कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई वहां पर मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, वह भी यूक्रेन में पढ़ते थे। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता हुई क्या होगा यदि रूस की तरफ से कोई मिसाइल आकर हमारे बच्चे जहां रहते हैं यूक्रेन में उनके ऊपर गिर गई, उनकी जिंदगी संकट में पड़ जाएगी। तो यूक्रेन में रहने वाले हमारे बच्चों के माता पिता जो भारत रहते थे, आंखों में आंसू भरकर उनका प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रधानमंत्री से मिला और कहा, मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकालिए। और बहनों भाइयों कान खोलकर सुन लेना, ऐसे प्रधानमंत्री को न देखा होगा, सुना होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। हमारे प्रधानमंत्री की बात करने के कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध 4-4.5 घंटे के लिए रुक गया और 22,000 हमारे भारत के बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह भारत की ताकत है, यह भारत की हैसियत है।
लेकिन भारत की इस ताकत, भारत की इस हैसियत को हमारे विरोधी दल के लोग समझते हैं, लेकिन लंबे समय तक शासन किया है, जो कुछ भी करना चाहिए वह नहीं कर पाए, इसलिए अनाप शनाप झूठे आरोप हमारी सरकार के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, हमारी सरकार का एक मंत्री भी भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाएगा तो मैं आपको बतला कर जाना चाहता हूं, वह दूध की मक्खी की तरह निकालकर मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकारों को भी आपने देखा है, कई सरकारों के उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, और एक सरकार तो इनकी ऐसी थी कि भ्रष्टाचार के मामले में इन्हीं के मंत्री को जेल की हवा खानी पड़ी थी। फिर भी उस पार्टी के साथ इन लोगों ने आज तक अपना गठबंधन कायम रखा है। ये लोग ईमानदारी की बात करते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, मोदी जी आ गए तो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत के में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको समाप्त कर दे अथवा उसमें कोई कमी लाने की कोशिश करे। किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी से नहीं होने देगी। धर्म के आधार पर आरक्षण देकर इस देश के अल्पसंख्यकों को यह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, इनके चाहने के बावजूद धर्म के आधार पर आरक्षण किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। हम लोग हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी इस आधार पर भेदभाव करने वाली पार्टी नहीं है, लेकिन जनता की आंखों में धूल झोंक कर हमने कभी राजनीति नहीं की है। राजनीति यदि हम लोगों ने की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर बराबर राजनीति की है, और उसके बाद भी अनाप शनाप और झूठे आरोप हम लोगों के ऊपर लगाते हैं। मैं कांग्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, यदि वास्तव में कलेजे में दम है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करो। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई भी बात गलत हो, अखबार के पन्नों पर आप लिख देना, हमारी गलती होगी इसे मैं स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। मुझे याद है 1984 में हम लोग नौजवान थे और उस समय बराबर हम नारे लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस के लोग कहते थे हाँ हाँ राम लला आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आपने देखा कि वह 22 जनवरी आ गई बहनों भाइयों, कि हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। और बोकारो के दोस्तों से मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, होगा यही। रामलला अपनी झोपड़ी, अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में पहुंच चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भारत लगातार पहले की अपेक्षा धनवान होता जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, वह भी कहते थे मैं गरीबी दूर करूंगा, हमारी सरकार बन जाएगी। श्रीमती इंदिरा गांधी भी कहती थी हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी दूर करेंगे। राजीव गांधी जी भी यही कहते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यही करते थे। कोई आंकड़े उठाकर देख ले कितनी गरीबी इन लोगों ने समाप्त की है। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह किसी पार्टी का क्यों न हो, क्योंकि मैं मानता हूं जो प्रधानमंत्री बन गया वो व्यक्ति नहीं है बल्कि संस्था होता है, सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन हकीकत आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। गरीबी हटाने की बात करते रहे, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 9 साल के अंदर ही, यह हमारा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का आंकड़ा है, अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनका आंकड़ा है, वह कहती है भारत ने तो करिश्मा किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। क्या कभी आपने कल्पना किया था कोरोना का संकट पैदा होगा?
जहां जहां लोग काम करते थे दुनिया में, अपने घरों को वापस हो रहे थे। यह हुआ कि काम, फैक्ट्रियां चलेंगी नहीं, उद्योग चलेंगे नहीं, कैसे काम करेंगे, कैसे अपने परिवार का पेट भरेंगे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा था, मेरे बहनों भाइयों, हर परिवार को 5-5 किलो का राशन मुफ्त मुहैया कराया जाएगा, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब आप लोग पता नहीं ईमानदारी के साथ हमको बतलाएंगे कि नहीं बतलाएंगे, लेकिन यह सच है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, कोई बहुत शहरी बाबू नहीं हूं। गांव में एक परिवार में 4-5 लोग हैं तो 4 लोग 5 लोग सब 5-5 किलो मुफ्त राशन लेते हैं। यह सच्चाई है तो या ताली बजाइए तो मैं मान लूं, न सच्चाई हो तो मत बजाइए। और मेरे बहनों भाइयों, केवल खाते ही नहीं है, बच जाता है तो उसे बाजार में लेके बेच भी दे। आप समझते होंगे नेताजी लोग हैं, इन लोगों को क्या मालूम। लेकिन आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप यह काम करते हैं, इसलिए आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता, आपको कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। आपके पास यदि इफरात पैसा होता तो क्यों राशन बेचते? बहनों भाइयों, कमाल किया है इस सरकार ने। आयुष्मान भारत कार्ड, मैं जानता हूं अभी सभी को नहीं मिला है, लेकिन अधिकांश लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिला है। कितने लोगों को मिला है? हाथ उठाइए, इसमें मिला है? अरे कमाल है भाई। मेरी बात सुन लो आप, 70 साल के ऊपर के, चाहे किसी जाति के हों, किसी इनकम ग्रुप के हों, किसी धर्म के हों, 4 जून के बाद 3-4 दिन में हमारी सरकार बन जाएगी। 15 जून के बाद 70 साल के उम्र के आप पिताजी होंगे, बाबा होंगे, आजा होंगे, आजी होंगी, दादा होंगे, दादी होंगे, चाहे किसी जाति के होंगे, चाहे कोई भी आमदनी होगी, सबका 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा मेरे बहन। चुनावी घोषणा पत्र जब बनने वाला था, प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही सौंपी थी और मुझे कहा, राजनाथ जी इसको डाल दिया जाए, और घोषणा पत्र में यह हम लोगों ने डाल दिया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। विश्वास का संकट, विश्वसनीयता का संकट हम लोग किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे मेरे बहनों भाइयों। अब भारत अब कोई कमजोर भारत नहीं रहा है, जो चाहे वह भारत को आंख दिखाकर निकल जाए। भारत में बहनों भाइयों अब ताकतवर भारत बन चुका है, और मैं बतलाना चाहता हूं, भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ेगा भारत उसे छोड़ेगा भी नहीं। आज यह भारत के पास ताकत है। भारत का चरित्र है, हम लोगों की मन की विशालता, हृदय की विशालता देखिए। आज तक दुनिया के किसी देश पर हम लोगों ने कभी ना तो कोई आक्रमण किया है, और ना तो दुनिया के किसी देश के 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र है। लेकिन अब भारत को कोई आंख दिखाएगा तो फिर उसका खामियाजा भुगतने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। पड़ोसी देश पाकिस्तान, यह बात सही है, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन आश्वस्त रहिए, आकर रहेगा। उनको भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में तो मैंने कई साल पहले कह दिया था। सेना के जवानों को संबोधित करते हुए आर्मी डे के अवसर पर मैंने कहा था, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक पीओके, यह तो हम मानकर चलते हैं कि हमारा था, है और रहेगा। मैंने कहा वहां भी जल्दी, आप जानते हैं हम लोग आक्रमण वगैरह किसी के ऊपर नहीं करते हैं। वहीं के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, और पीओके से पाकिस्तान का झंडा उतारते हुए आपने वीडियो के ऊपर देखा होगा बहनों भाई। ये कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद
विकास ने जो गति दी है, विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है, बगल में ही वहीं पाक अधिकृत कश्मीर के लोग उसे देख रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि वहां के पाकिस्तान के एक संसद सदस्य जिनका नाम है फजलुर रहमान, नाम लेकर बतला रहा हूं, उन्होंने कहा है अपनी संसद, पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर, भारत विश्व की महाशक्ति बन रहा है, भारत विश्व की महाशक्ति बनता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह उनके सांसद ने कहा है। बहनों भाइयों, कांग्रेस के लोगों से भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। फवाद हुसैन, जिन्होंने यह कहा कि भारत में जो भी उरी और पुलवामा की आतंकवादी वारदात थी, पाकिस्तान से आतंकवादियों ने जाकर उस आतंकवाद की घटना को अंजाम दिया था, यह स्वयं वहां के पाकिस्तान के मंत्री फवाद हुसैन ने कहा है। और वही फवाद हुसैन मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, वह राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक वाक्य होता है, राहुल ऑन फायर, आग बतला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, जो देश हमारा विरोधी देश हो, भारत किसी नेता की तारीफ करता है, उसके पर क्या उसका भारत में सम्मान किया जाना चाहिए? क्या उसकी सरकार बननी चाहिए? ये लोग देश को ले कहां जाना चाहते हैं? इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, देश को बचा लीजिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो कुछ भी किया है, आपको जैसा लगता हो, इस प्रकार की हरकतों के कारण भारत के मस्तक पर एक कलंक का टीका लगता है। दुनिया में बहनों भाइयों, हमारी छवि प्रभावित होती है कि वहां के रहने वाले लोग ऐसे हैं, भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री मंत्री यह लिप्त हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आप लोगों ने देखी होगी, 6 वर्षों तक कोई मां का लाल बतला दे के एक भी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। मोदी जी की सरकार 10 वर्षों से चल रही है, भारत नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता किसी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। क्या कारण है कि आप ही के शासनकाल में सब कुछ होता है? मैं अपने कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चे के दोस्तों को कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। ये लोग अपना परिवार बनाते हैं, उससे परिवार नहीं बनता, परिवार टूट जाता है। और देखा आपने, सीता सोरेन आकर अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई। आज वो हमारे प्रत्याशी के रूप में चुनाव के मैदान में है। इसलिए कहने आया हूं बहनों भाइयों, भारत को हम धनवान भारत बनाना चाहते हैं, भारत को हम सशक्त भारत बनाना चाहते हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in